स्वागत है आप सब लोगों का। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आरसीसी ड्राइंग के बारे में। जो आपका स्लैब के बारे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है, वो किस तरीके से पूछे जाएंगे उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन बार इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज प्रोवाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट। इसका मतलब है कि सिंपली सपोर्टेड स्लैब में, चाहे वो हमारी 1 वे स्लैब हो या 2 वे स्लैब हो, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार जो दी जाती हैं वो किस लिए दी जाती हैं। पहला लोड के लिए, दूसरा श्रिंकेज स्ट्रेस के लिए, तीसरा टेम्परेचर स्ट्रेस के लिए, और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बार देते हैं वो उपरोक्त सभी लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी दी जाती है, श्रिंकेज के लिए भी दी जाती है, टेम्परेचर स्ट्रेस के लिए भी दी जाती है, यानी सभी के लिए दी जाती है। तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर मेन बार इन ए स्लैब इज बेस्ड अपॉन, यानी कि जो हम स्टील प्रोवाइड करते हैं स्लैब के अंदर मेन बार के लिए, वो किस बेसिस पर हम इसको काउंट करते हैं, यानी किस बेसिस पर हम स्टील को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के आधार पर हम स्टील प्रोवाइड करेंगे कि स्टील हमको क्रॉस सेक्शन एरिया का 1% लेना है, 2% लेना है, 3% लेना है, 4% लेना है। जो भी हमें रेनफोर्समेंट लेना है वो हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बेसिस पर लेना है। तो यहाँ पे आपका लास्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ L अपॉन वी इज़ ग्रेटर देन 2, ये हो गया आपका लंबाई अपॉन चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो अगर 2 से बड़ा है तो वो किस टाइप की स्लैब होगी, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, कंटिन्यूस स्लैब या रिब्ड स्लैब। तो यहाँ पर इस कंडीशन के लिए आपकी 1 वे स्लैब करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे L/B अपॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता तब भी ये आपका 1 वे स्लैब के अंतर्गत आता। तो इसको आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डाया ऑफ मेन बार फॉर स्लैब शुड नॉट एक्सीड, यानी जो आप मेन बार इस्तेमाल करेंगे उसका व्यास, उसका डायामीटर कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो स्लैब का जो बार का डायामीटर है वो स्लैब की थिकनेस का 1/8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका पहला वाला आंसर सही है, 1.8 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब। अगला क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ बाइंडिंग वायर फॉर बाइंडिंग द बार्स, यानी जो सरिया बांधने के लिए, स्टील को बांधने के लिए हम जो तार का उपयोग करते हैं उसकी मोटाई क्या होती है। तो उसकी मोटाई 1 mm से लेकर के 1.5 mm होती है। अगला क्वेश्चन, डाया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार फॉर स्लैब, यानी स्लैब के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का व्यास हम कितना रखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो स्लैब के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बार का डायमीटर है वो हमारा 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, 6 से लेकर के 10 mm आप डिस्ट्रीब्यूशन बार के रूप में किसी भी बार को इस्तेमाल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, स्पेसिंग बिटवीन मेन बार ऑफ स्लैब, स्लैब की जो मेन बार होती हैं उनके बीच में कितना अंतराल होना चाहिए। तो इसमें आपका 3 इंटू इफेक्टिव डेप्थ, जिसको हम 3D भी बोलते हैं, 3 इंटू स्मॉल डी, और 300 mm। तो यहाँ पर D हो जाएगा आपका इफेक्टिव डेप्थ। तो आपको इफेक्टिव डेप्थ फाइंड आउट कर लेनी है, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी फिर 300 में कंपेरिजन करेंगे। इन दोनों में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी हम उस वैल्यू को स्पेसिंग के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्पेसिंग बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन बार फॉर ए स्लैब। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन बार के बीच में क्या क्या अंतराल होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ नहीं है, बस वहाँ पे 3D की जगह पे हमने कर दिया यहाँ पे 5D, और जो हमारा 300 था मेन बार के लिए यहाँ पे हमने ले लिया 450 mm। अब इन दोनों में जो भी वैल्यू मिनिमम होगी हम डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए उतनी ही स्पेसिंग रखेंगे। तो यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एंड कवर शुड बी प्रोवाइडेड इन स्लैब, स्लैब में जो किनारे पर हम लोग कवर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपका स्लैब का क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पर जो हम
इस तरीके से मान लीजिए ये बार हमने बेंड कर दी, इधर भी हमने बेंड कर दी, ये स्ट्रेट बार चली गई। तो यहाँ पर जो किनारे पर जो हमने कवर दिया है ये वाला, ये कितना होना चाहिए? तो एंड कवर हमारा मिनिमम होना चाहिए 25 mm और 2 इंटू डाया ऑफ मेन बार यानी 2.5। इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा उतना ही आपको यहाँ पे एंड कवर लेना है। सपोज मान लीजिए आप बार इस्तेमाल कर रहे हैं 20 mm की, मान लीजिए आपने मेन बार इस्तेमाल की 20 mm की, तो 2.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 दूनी 40 mm, ठीक है। और यहाँ पर कितना हमारा 25 mm, 25 mm और 2.5 यानी 40 mm, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा, अगर आप बार 20 mm की यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कितना एंड कवर लेंगे? 40 mm। अगर बार आप 12 mm की यूज़ कर रहे हैं तो 12 दूनी कितना हो गया? 24 और ये आपका 25, तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा है? 25। तब हम कितना एंड कवर लेंगे? 25 mm। तो यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ L अपॉन बी इज़ लेस देन 2, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 2 से कम है तो कौन सी स्लैब होगी? तो ये 2 वे स्लैब होगी। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही है, 2 वे स्लैब। अगला क्वेश्चन है, द इफेक्टिव स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए या स्लैब के लिए जो इफेक्टिव स्पैन होगा वो क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, यानी जो आपका एल होगा कैपिटल एल प्लस इफेक्टिव डेप्थ, या अब इसमें क्या करेंगे हम? सेंटर टू सेंटर सपोर्ट ले लेंगे, जो भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी सपोर्ट के बीच की वो ले लेंगे। अब इन दोनों में जो भी वैल्यू कम होगी उसको हम इफेक्टिव स्पैन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट ऑफ द सेम साइज शुड नॉट बी लेस देन। मान लीजिए आप सेम साइज़ की बार यूज़ कर रहे हैं स्लैब के अंदर, मान लीजिए आपने सभी बार 20-20 mm की ले ली। इस तरीके से आपने क्या किया, 20-20 mm की बार आपने पैरेलल बिछा ली। अब इनके बीच में जो कम से कम जो स्पेसिंग होगी वो कितनी होगी? 1 डायामीटर। मान लीजिए आप कितने की सरिया यूज़ कर रहे हैं? 20 mm की। तो इन सब के बीच की जो स्पेसिंग होगी वो कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 1 डायामीटर यानी 20 mm। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये जो टॉपिक है रिब्ड स्लैब के लिए है, रिब्ड स्लैब, ये थोड़ा नया टॉपिक है तो इसको आप समझ लें। अब रिब्ड स्लैब क्या होती है? देखो, रिब्ड स्लैब को हम लोग बैफल स्लैब भी बोलते हैं और ग्रिड स्लैब भी बोलते हैं। रिब्ड स्लैब बोलें या बैफल स्लैब बोलें या एक टर्म और होता है ग्रिड स्लैब, इन तीनों नाम से हम इनको जानते हैं, ग्रिड स्लैब। अभी क्या होता है कि जो कंक्रीट के टी बीम होते हैं उनको हम पैरेलल लगा देते हैं और ये गर्डर की तरह बिहेव करते हैं। ये दोनों डायरेक्शन में होंगे, इस डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी। मैं अभी आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाने वाला हूँ इस तरीके से। देखिए अभी इसमें और देख लेते हैं थोड़ा। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर जो कंक्रीट की जो रिब हैं वो बोथ डायरेक्शन में यानी दोनों डायरेक्शन में जाएंगी, वो भी कहाँ पे? अंडर साइड यानी नीचे की ओर। अब देखिए कैसे, यहाँ पर आपको ये वाला फिगर दिख रहा होगा। इसमें देखिए ये जो आपको बीम दिखाई दे रहे हैं ऊपर, नीचे क्या है? ये वाली स्लैब यहाँ पर बिल्कुल प्लेन है। अब जब इसको यहाँ तो हमने क्या किया है? इसको प्रीकास्ट किया है। प्रीकास्ट करने के बाद में क्या करेंगे? इस स्लैब को उल्टा रख देंगे। तो उल्टा रखने पर हमें क्या दिखेगा? इस तरीके का। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरीके बीम जा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, इसके बाद में इस साइड में भी बीम जा रहे हैं, ठीक है। तो जब दोनों साइड में हम लोग बीम देते हैं स्लैब के सीलिंग वाले पोर्शन पर तो ये स्लैब कहलाती है रिब्ड स्लैब। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इसके ऊपर किस टाइप से आएंगे? फॉर ए रिब्ड स्लैब, रिब्ड स्लैब में अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रिब्ड स्लैब में क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्लियर स्पेसिंग बिटवीन रिब्स शैल नॉट बी ग्रेटर देन 4.5 सेंटीमीटर, यानी जितनी भी हमारी रिब्स होंगी उनके बीच की स्पेसिंग, उनके बीच का अंतराल 4.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, विड्थ ऑफ द रिब शैल नॉट बी लेस देन 7.5 सेंटीमीटर, यानी जो रिब होगी एक, उसकी चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगला है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब शैल नॉट एक्सीड
4 टाइम्स द विड्थ ऑफ रिब्स, यानी जो डेप्थ होगी, ओवरऑल डेप्थ, वो जो भी विड्थ होगी 4b, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे तीनों बातें दे रखी हैं और लास्ट में दे रखा है ऑल द अबव, यानी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो तीनों दे रखे हैं ये सभी ऑप्शन रिब्ड स्लैब के लिए सही हैं, यानी उनकी जो स्पेसिंग है वो 4.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और जो उसकी ओवरऑल गहराई होगी वो उसकी चौड़ाई का 4 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सभी बातें रिब्ड स्लैब के लिए सही हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब इन पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें बता दी गई हैं। चलिए आगे और बात कर लेते हैं इसकी। द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट टू बी यूज्ड इन कास्टिंग ऑफ द रिब्स ऑफ स्लैब, यानी जो मैक्सिमम साइज है एग्रीगेट का, जो आप गिट्टी इस्तेमाल करोगे इसमें रिब्ड स्लैब बनाने के लिए, तो उसमें मैक्सिमम कितने mm तक का एग्रीगेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 10 mm सही है, आप मैक्सिमम 10 mm तक का एग्रीगेट इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, स्टील बार्स आर जनरली कनेक्टेड टूगेदर टू गेट ग्रेटर लेंथ देन द स्टैंडर्ड लेंथ बाई प्रोवाइडिंग। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड लेंथ आती है, स्टैंडर्ड लेंथ जो आपकी कंपनी से बन के आती है वो 12 मीटर की आती है। जो कंपनी से सरिया बन के आएगी उसकी लंबाई होगी 12 मीटर। अब आपको क्या करना है, हमें 12 मीटर से ज़्यादा लंबाई प्राप्त करनी है किसी भी सरिया की। तो आप 12 मीटर से ज़्यादा लंबाई की सरिया कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, स्ट्रेट बार स्प्लिस। स्प्लिस का मतलब है ओवरलैपिंग करना। क्या आप स्ट्रेट बार की ओवरलैपिंग करेंगे? मान लीजिए एक बार ऐसे जा रही है तो आप दूसरी बार को क्या कर देंगे, इस तरीके से ओवरलैपिंग कर देंगे। मान लीजिए ये हमारी ओवरलैपिंग हो गई। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा हुक स्प्लिसिंग, या इसमें मान लीजिए जो हुक इस तरीके से दिए जाते हैं, हम उसको हुक को स्प्लिस कर दें, आगे और सरिया बढ़ा दें, तो भी हम लंबाई बढ़ा सकते हैं। दूसरा डॉबल स्प्लिसिंग। डॉबल का मतलब होता है जो हमारी फाउंडेशन से नीचे जो बार निकल के आती हैं ऊपर की तरफ इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, इनको ओवरलैप कर देते हैं। जो नई बार हम ऊपर से लगाते हैं उनको ओवरलैप कर देते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है ऑल द अबव, यानी उपरोक्त सभी। आप इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर लेंगे तो आप स्टैंडर्ड लेंथ से ज़्यादा लेंथ की सरिया को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ द टॉपिंग ऑफ रिब्ड स्लैब वेरीज बिटवीन। जो रिब्ड स्लैब की टॉपिंग होती है उसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर वेरी करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है। अगला है, अ पार्ट ऑफ स्लैब मे बी कंसिडर एज द फ्लैंज ऑफ टी बीम, यानी जो भी स्लैब होती है उसको हम टी बीम की तरह कब कंसीडर करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, फ्लैंज हैज़ एडिक्वेट रेनफोर्समेंट ट्रांसफर टू बीम, इट इज़ बिल्ड इंटीग्रली विद द बीम, यानी बीम के साथ में उसको कास्ट किया जाए। इट इज़ इफेक्टिवली बॉन्डेड टुगेदर विद द बीम, यानी स्लैब बीम के साथ में अच्छी तरीके से बॉन्ड बनाए हुए हो। तो यहाँ पे आपके सभी ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर हम कर देंगे ऑल द अबव, यानी उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है ऑल द अबव। अगला क्वेश्चन है, अ रिब्ड स्लैब इज प्रोवाइडेड फॉर। हम रिब्ड स्लैब क्यों बनाते हैं? अ प्लेन सीलिंग के लिए, थर्मल इंसुलेशन के लिए, अकॉस्टिंग या वाइब्रेटिंग इंसुलेशन के लिए, ऑल द अबव, यानी उपरोक्त सभी के लिए। तो रिब्ड स्लैब बनाने के जो पर्पज़ हैं वो सभी हैं। आप प्लेन सीलिंग के लिए भी बना सकते हैं, थर्मल इंसुलेशन के लिए भी बना सकते हैं, और वाइब्रेटिंग इंसुलेशन के लिए भी बना सकते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी लेबोरेटरी होती हैं या जितने भी हॉस्पिटल होते हैं उन सभी जगहों पर हम रिब्ड स्लैब का ज़्यादातर यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट इन ए स्लैब इज 16 mm, द कंक्रीट कवर टू मेन बार इज। मैंने बताया था कि जो कंक्रीट के कवर दिए जाएंगे स्लैब के लिए वो मिनिमम कितना होना चाहिए आपका, 15 mm। मिनिमम होना चाहिए आपका 15 mm, लेकिन स्लैब के मेन बार के डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पे मेन बार का डायमीटर कितना दे रखा है, 16। तो
15 तो हमारा मिनिमम होना चाहिए, लेकिन मेन बार कितने की है, 16 की। तो यहाँ पर हम कितना के लिए कवर रखेंगे, 16 mm का। तो यहाँ पे आपका लास्ट वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ टू वे स्लैब द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब इज। देखिए टू वे स्लैब में जो लिमिटिंग डिफ्लेक्शन होता है स्लैब का, वो क्या होता है, एक शॉर्टर स्पैन का एक प्रिलिमिनरी फंक्शन होता है। ठीक है, यानी जो आपका शॉर्टर स्पैन है टू वे स्लैब के लिए, हम जो लिमिटिंग डिफ्लेक्शन डिजाइन करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है, शॉर्टर स्पैन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, टू वे स्लैब में लिमिटिंग डिफ्लेक्शन किस बेसिस पर डिजाइन किया जाता है, शॉर्टर स्पैन पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट सेकंड वाला ऑप्शन सही है, प्रीमियरली अ फंक्शन ऑफ द शॉर्ट स्पैन, यानी मुख्य रूप से छोटी अवधि का एक कार्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब इज 75 mm थिक, द मैक्सिमम साइज ऑफ रेनफोर्समेंट बार कैन बी यूज्ड। यानी स्लैब की जो मोटाई है वो 75 mm की है। हमें क्या करना है कि कितने से ज़्यादा की हम सरिया इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको कराया था, तो उसमें दे रखा था कि जो मैक्सिमम हम सरिया की मोटाई रख सकते हैं वो कितनी रख सकते हैं, 1/8 ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, तो यहाँ पे 1/8 कर देंगे, इनटू स्लैब की थिकनेस कितनी दे रखी है आपकी, 75 mm। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 9.2 समथिंग आएगा, यानी 9.2 समथिंग। यानी इससे ज़्यादा आप सरिया का डायमीटर नहीं रख सकते। तो 9 mm की सरिया तो हमारी होती नहीं है, और 10 mm की सरिया हम ले नहीं सकते क्योंकि वो 9.2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर 8 mm की सरिया लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 mm की सरिया को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब टू रेजिस्ट। अब देखिए दो चीज़ें होती हैं स्लैब में, एक होता है हमारा ड्रॉप, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, इस तरीके से हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर बेस बना दिया, तो ये कहलाएगा आपका ड्रॉप पैनल। ठीक, एक होता है कैपिटल। कैपिटल देखिए यहाँ पे ये वाला दिख रहा है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया नीचे की तरफ कम हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल। तो हमें केवल यहाँ ये पूछा गया है कि ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब टू रेजिस्ट। हम ड्रॉप्स जो प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्लैब के अंदर, फ्लैट स्लैब के अंदर, वो किसका प्रतिरोध करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये शेयर का प्रतिरोध करने के लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका शेयर वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, श्रिंकेज इन ए कंक्रीट स्लैब कॉजेज। ठीक है, तो श्रिंकेज इन ए कंक्रीट स्लैब, अगर कंक्रीट स्लैब में श्रिंकेज वगैरह होते हैं तो वो किसकी वजह से होता है, उसके कारण क्या होगा, कंक्रीट स्लैब में अगर श्रिंकेज हो रहा है यानी सिकुड़ रही है कंक्रीट स्लैब, तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉजेज टेंशन क्रैक, उसकी वजह से टेंशन क्रैक डेवलप होंगे स्लैब के अंदर। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, इन केस ऑफ टू वे स्लैब द डेप्थ ऑफ स्लैब इज बेस्ड अपॉन। जो टू वे स्लैब होती है उसमें हम स्लैब की गहराई किसके बेसिस पर लेते हैं, तो टू वे स्लैब में हमें ध्यान रखना है जो शॉर्टर स्पैन होता है, शॉर्टर स्पैन के बेसिस पे हम उसकी डेप्थ को काउंट करते हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है, शॉर्टर स्पैन। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोर स्टील इन आरसीसी स्लैब। यानी आप आरसीसी की स्लैब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको स्टील का परसेंटेज क्या रखना है, तो स्टील का परसेंटेज रखना है क्रॉस सेक्शन एरिया का 0.12%। तो यहाँ पे आपका ये सही है। यहाँ पे जो आपका बी दे रखा है ये आपकी विड्थ है, स्लैब की जो भी विड्थ होगी, और यहाँ पे जो डी दे रखा है ये ओवरऑल डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ यानी कुल गहराई है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया बन जाता है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया का कितना होना चाहिए, 0.12%। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ ए बार यूज्ड इन ए रिब्ड स्लैब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है कि हम रिब्ड स्लैब के अंदर मैक्सिमम डायमीटर तक की
कितने डायमीटर तक की सरिया हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो 22 mm से ज़्यादा हम रिब्ड स्लैब के अंदर सरिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए कंटिन्यूस फ्लोर स्लैब सपोर्टेड ऑन बीम द रेशियो ऑफ एंड स्पैन एंड इंटरमीडिएट स्पैन। अगर हम कंटिन्यूस फ्लोर स्लैब की बात करें जो बीम के ऊपर सपोर्ट करती है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये स्लैब है, इस तरीके से कंटिन्यूस स्लैब। हमने क्या किया, यहाँ पर एक कॉलम दे दिया, यहाँ पर एक कॉलम दे दिया, यहाँ पर एक कॉलम दे दिया। अब देखिए ये कह रहा है कि एंड स्पैन, यानी एंड स्पैन मान लीजिए अब यहाँ पर एक खाली है या यहाँ पर हमने ये दे दिया। अब देखो ये एंड स्पैन हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा एंड स्पैन और ये हो गया इंटरमीडिएट स्पैन, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है कि एंड स्पैन और इंटरमीडिएट स्पैन का रेशियो कंटिन्यूस फ्लोर स्लैब के लिए क्या होना चाहिए? तो इसका और इसका रेशियो आपका 0.9 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम कवर ऑफ ए स्लैब शुड नाइदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ वार नॉट लेस देन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्लैब के लिए जो मिनिमम कवर लेंगे वो हमारा कितना होना चाहिए, 15 mm होना चाहिए कम से कम। अगला क्वेश्चन है, अ फ्लैट स्लैब इज सपोर्टेड ऑन, यानी जो फ्लैट स्लैब है वो किसके ऊपर सपोर्ट करती है? बीम के ऊपर, कॉलम के ऊपर, वॉल के ऊपर, या कॉलम मोनोथिटिकली बिल्ट विद स्लैब। यानी जो कॉलम हम कास्ट करते हैं और जो स्लैब की कास्टिंग करेंगे दोनों को हम साथ साथ कास्ट करेंगे, ठीक है। तो स्लैब जो है फ्लैट स्लैब, ना तो वो बीम के ऊपर डिपेंड रहेगी, ना कॉलम के ऊपर, ना वॉल के ऊपर। यानी ये जो है पूरा एक कॉम्बिनेशन सिस्टम होगा जो स्लैब कॉलम के साथ में कंटिन्यूस साइमल्टेनियसली कास्ट की जाएगी। चलिए, स्लैब के टॉपिक पर आपके इतने ही क्वेश्चन थे। आगे में और आप लोगों के लिए जैसे आरसीसी कॉलम हुआ, कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल हुआ, तो इसके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।